नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आज इन्हीं विषयों पर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। आइए बात करते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी, सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि सरकार को 4.5 साल के ऊपर होने जा रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या क्या मुद्दों के साथ इस बार बीजेपी उतर रही है और किस प्रकार की क्या क्या प्लानिंग रहेगी, क्या क्या मुद्दे सामने रखने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार दल है और हमारा स्पष्ट मानना है कि जिसकी सरकार होती है वो जब चुनाव में जाए तो अपना रिपोर्ट कार्ड जो उसने जनता के लिए किया है उसको प्रस्तुत करे। 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान नौजवान और महिलाओं के लिए काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से के क्षेत्र में काम किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर समेत 3 अन्य एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है। रोजगार का सृजन प्राइवेट सेक्टर में भी किया गया है। करीब 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार ने दिया है और 3 लाख संविदा के आधार पर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन किया गया है। और आज अगर उत्तर प्रदेश में किसानों की बात करें तो कैबिनेट के पहले मीटिंग में ऋण मोचन कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे 86 लाख परिवारों को, किसानों को लाभ मिला है। गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है। गन्ना किसानों का 1,43,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। यानी जो उत्तर प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया है, आज वो विकास की पटरी पर चढ़ा ही नहीं है बल्कि द्रुत गति से दौड़ रहा है। सर, मनीष जी, लगातार सपा के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं कोरोना काल में, जो भी समय बीता है, चाहे शिक्षा व्यवस्था रही, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था रही, कानून व्यवस्था रही, वो उतनी अच्छी नहीं रही, बल्कि उसमें वो ठप हो चुके हैं। तो आप इसके जवाब में उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी जिससे प्रदेश, देश नहीं पूरा विश्व प्रभावित था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 24 करोड़ है। हर एक मृत्यु दुखद होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर चूंकि आपने विषय कहा है कि आम आदमी पार्टी या अन्य लोग इस विषय को कह रहे हैं, तो आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान दुखद 24,000 मौतें हुई हैं। लेकिन अगर वहीं दिल्ली की बात करें तो 2.25 करोड़ की आबादी है केवल दिल्ली की, और 26,000 मौतें वहाँ हुई हैं। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस दौरान वहाँ मौतें हो रही थी उस दौरान वहाँ आम आदमी पार्टी के नेता ऑक्सीजन की दलाली में व्यस्त थे। और बरसात के दिनों में पूरी दिल्ली स्विमिंग पूल बन गई, भी सबने देखा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोरोना के समय में बेहतर मैनेजमेंट किया और कम ऑक्सीजन में भी उन्होंने राहत पहुँचाने का काम किया। और जब सबसे ज़्यादा पीक था कोरोना का तो 28,000 मरीज एक दिन में निकले थे। आज की डेट में अगर बात करें तो पूरे देश में जब कोरोना नहीं है तो केरल में 20,000, जहाँ की जनसंख्या करीब 6 करोड़ के आसपास है। तो हमको लगता है कि झूठ का खेल उत्तर प्रदेश में सपा और आम आदमी पार्टी नहीं चला पाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को 2014 में ही ठुकरा दिया है और विकास पसंद है उत्तर प्रदेश को। मनीष जी, अगर बात करें हम रैलियों की, अगर हम बात करें यात्रा की, तो सपा जो है वो पटेल युवा यात्रा निकाल रही है। आम आदमी पार्टी भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उत्तर प्रदेश की जगह जगह पर वो घूम रही हैं, अपने वोट बटोरने का काम कर रही हैं। क्या इससे नहीं लगता कि कुछ जो कुर्मी वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं या फिर जो ओबीसी वोटर्स हैं, वो उनके खेमे में जाना चाह रहे हैं? 2014 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म की राजनीति करने वालों को ठोकर मार दिया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव के दौरान। और जिस पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं यानी उसको सभी जाति और धर्म का वोट मिलता है। तो 4.5 साल तक ये लोग कहाँ थे? कोरोना जैसी विभीषिका में अखिलेश यादव कहाँ थे? उस समय वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ ये नकारात्मक राजनीति कर रहे थे। कांग्रेस के लीडर कहाँ थे? आम आदमी पार्टी के लीडर क्या थे? चुनाव के समय में तो सभी बाहर आ जाते हैं। हैदराबाद से चल के ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गए, तो अखिलेश यादव तो विक्रमादित्य मार्ग से निकलना था। तो उनके और ओवैसी में अंतर क्या है आज की डेट में?
सर एक आखिरी सवाल महिलाओं के मुद्दे पे पूछना चाहूँगी कि लगातार अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे वो पिछले कोई भी केस ले ले, चाहे हाथरस का केस ले ले, लेकिन जिस वक्त पे हाथरस केस चल रहा था, जिस वक्त पे हाथरस का कांड हुआ था, उस वक्त पे जो राजस्थान एरिया है वहाँ पे भी कई जगहों पर कई तमाम रेप केस हुए। तो राहुल गांधी जी उस समय उत्तर प्रदेश में क्यों थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों थे, अपने प्रदेश में क्यों नहीं गए? आपके सवाल में आपका जवाब निहित है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, और मैं फिर जनसंख्या की भी तुलना करूंगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 24 करोड़ है और राजस्थान की जनसंख्या करीब 6 करोड़ के आसपास है। वहाँ महिलाओं के प्रति अपराध में राजस्थान आज देश में 1 नंबर पर है। महिलाओं के प्रति अपराध में, वो भी विशेषकर जो हीनियस क्राइम यानी रेप और हत्या, उसमें राजस्थान 1 नंबर पर है। अभी महाराष्ट्र में एक दुखद घटना हुई। एक भी ट्विटर के जो चिड़ियाबाज हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका वाड्रा हो, जहां उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, एक दुखद घटना अभी 2-3 दिन पहले हुई जिसने निर्भया जैसे याद को फिर ताज़ा किया है। उस पर एक ट्वीट भी अगर आप लोगों ने देखा है तो निश्चित आपको उल्लेख करना चाहिए। देखिए, राजनीति अपराध और महिलाओं के विषय में भी राजनीति लोग करते हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद क्राइम और करप्शन पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ है। एक आखिरी सवाल और जोड़ना चाहूंगी कि जब भी हम ये कोई रेप का केस सुनते हैं या कोई भी महिलाओं के ऊपर अपराध का केस सुनते हैं, तो उसमें बाकी पार्टियां या बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट लोग होते हैं, उसमें बाबा, पुजारी, प्रीस्ट, इनका ही नाम क्यों सबसे पहले लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि असली लोगों के नाम क्यों सामने नहीं आ पाते? ये पिछले आज़ादी के बाद से जिस प्रकार की सरकारें देश में रहीं, प्रदेश में रहीं, एक तुष्टीकरण की राजनीति होती रही इस देश में। पिछली यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, और अगर किसी भी धर्म के लोग शामिल हैं किसी भी इस तरह की घटना में, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति शामिल है, तो जो फोटो लगाया जाएगा, हेडलाइन जो बनेगी, उसमें फोटो में हमेशा कोई पुजारी दिखा दिया जाता है, जबकि वो किसी और धर्म से संबंधित हो तो भी। और निश्चित रूप से ये एक राजनीति का एक खेल था, इस देश में खेला जा रहा था, तुष्टीकरण किया जा रहा था, वोट बैंक बनाया जा रहा था। लेकिन 2014 के बाद से इन सबों की कलई खुलना शुरू की। मीडिया ने भी उस पर भूमिका अदा की, सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आज ऐसे लोग सामने आ गए हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, और उनका ये खेल अब चल नहीं पा रहा है। यही तड़प है उनकी, इसीलिए हर एक चीज़ में वो गलत एंगल से सवाल लेकर आते हैं, लेकिन जनता समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बातें रखी, जैसे कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के ऊपर बताया, महिला सुरक्षा पे उन्होंने अपनी बातें रखी, और बताया कि किस तरह से योगी जी की जो सरकार है वो हर चीज़ों में सफल रही है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।